नमस्कार। आज 22 अगस्त 2025 है और सुन लो यूपीएससी पर हम लेकर आए हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों का एक गहरा विश्लेषण, खास तौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। नमस्कार। हाँ, और ये सारी जानकारी हमने जुटाई है विश्वसनीय स्रोतों से, जैसे पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, साथ ही द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रमुख अखबारों से। बिल्कुल। तो आज हम कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे संसद का मॉनसून सत्र जो अभी खत्म हुआ है, उसकी क्या कहानी रही, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर एक बड़ा कदम उठाया है, उस पर भी नजर डालेंगे। हाँ, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश आया है। और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी की दुनिया में यूएस सैंक्शंस यानी अमेरिकी प्रतिबंध भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बल्कि देश और दुनिया की समझ बनाने के लिए भी बहुत क्रूशियल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। सबसे पहले उठाते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजव्यवस्था और शासन का मुद्दा। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन समाप्त हो गया है। खबरें बता रही हैं कि प्रोडक्टिविटी कामकाज काफी कम रहा है इस बार। हाँ, आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। लोकसभा में प्रोडक्टिविटी सिर्फ 30.6% बताई जा रही है और राज्यसभा में भी कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। वहाँ ये आंकड़ा 38.88% के आसपास है। 30.6% और 38.88%, ये तो आधे से भी कम हुआ। इतना कम काम क्यों हुआ, क्या वजह रही? देखिए, सेशन के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। कई मुद्दे थे जिन पर विपक्ष और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। एक तो वो वोटर रोल रिवीजन का मामला था, जिस पर काफी बहस हुई, काफी आरोप प्रत्यारोप लगे। वोटर रोल रिवीजन, हाँ, ये तो हमेशा ही थोड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहता है। और दूसरा एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया गया था। उसके प्रावधानों को लेकर भी काफी विरोध हुआ, सदन में नारेबाजी, वॉकआउट्स, ये सब चलता रहा। और जब इतना डिसरप्शन होता है तो लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी विधायी कामकाज वो तो सफर करता ही है। तो बिल्स पास होने में दिक्कतें आई होंगी, जरूरी बहसों के लिए समय कम मिला होगा। ये तो गवर्नेंस के लिए अच्छी बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट का काम ही है कानून बनाना, सरकार की जवाबदेही तय करना और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना। अगर प्रोडक्टिविटी इतनी कम रहेगी तो ये सारे फंक्शंस प्रभावित होते हैं। बिल्स या तो बिना पर्याप्त स्क्रूटनी के पास हो जाते हैं या फिर लटके रह जाते हैं। दोनों ही सूरतों में नुकसान तो देश का ही है। सही कहा। और इसी हंगामे के बीच एक अहम बिल पास भी हुआ है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये क्या है एग्जैक्टली? हाँ, ये बिल काफी समय से चर्चा में था और आखिरकार ये पास हो गया। ये एक तरह से डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ ये ई स्पोर्ट्स यानी कम्पेटिटिव वीडियो गेमिंग को प्रमोट और रेगुलेट करने की बात करता है। ई स्पोर्ट्स एक उभरता हुआ सेक्टर है, तो उसको फॉर्मल रिकॉग्निशन देना एक पॉजिटिव कदम माना जा सकता है। अच्छा, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर इसमें पेंच कहाँ है? आपने कहा डबल एज स्वॉर्ड। पेंच ये है कि ये बिल ऑनलाइन मनी गेम्स, ऐसे सभी ऑनलाइन खेल जिनमें पैसा लगा हो, उन पर पूरी तरह से बैन लगाता है। और मजे की बात यह है कि इसमें स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड दोनों तरह के गेम्स शामिल हैं। दोनों तरह के? रमी या फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे खेल जिन्हें अक्सर गेम्स ऑफ स्किल कहा जाता है, वो भी बैन हो जाएंगे? जी हाँ, बिल के अनुसार तो यही है। चाहे वो फैंटेसी स्पोर्ट्स हो, रमी हो या कोई और गेम जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो सब इस बैन के दायरे में आएंगे। सरकार का तर्क है कि वो ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग को रोकना चाहते हैं और स्किल और चांस के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है, इसलिए ब्लैंकेट बैन लगाना जरूरी है। ये तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। फैंटेसी स्पोर्ट्स और रमी तो काफी पॉपुलर है इंडिया में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ अनुमानों के मुताबिक ये करीब $3.8 बिलियन की इंडस्ट्री है। $3.8 बिलियन, और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सब पर इसका असर पड़ेगा। और इस बिल को लागू करने के लिए कोई मैकेनिज्म भी बनाया गया है, कोई रेगुलेटरी बॉडी? हाँ, बिल में एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। ये अथॉरिटी मिति यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करेगी। इसी अथॉरिटी का काम होगा नियमों को लागू करवाना, मॉनिटरिंग करना और वायलेशंस पर एक्शन लेना। और वायलेशंस पर एक्शन,
आपने शुरू में कहा था कि सजा भी काफी सख्त है। हाँ, पेनल्टीज काफी स्ट्रिंजेंट है। जो ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर्स इन नियमों का उल्लंघन करेंगे या जो इलीगल गेम्स को एडवर्टाइज करेंगे, उनके लिए जेल टर्म और भारी फाइन्स दोनों का प्रावधान है। अच्छा, कितना जुर्माना या सजा हो सकती है, कुछ अंदाजा? देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स तो बिल के टेक्स्ट में होंगे, लेकिन खबरों के मुताबिक फाइन्स करोड़ों में हो सकते हैं और जेल टर्म भी कई सालों का हो सकता है, खासकर रिपीट ऑफेंडर्स के लिए। करोड़ों में फाइन और कई साल की जेल, बाप रे। और ये अपराध कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल भी होंगे। कि जमानत मिलना आरोपी का अधिकार नहीं होगा, ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा और आमतौर पर गंभीर अपराधों में जमानत मुश्किल से मिलती है। तो सरकार इस मामले में कोई ढील देने के मूड में नहीं है, लेकिन इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है? मतलब पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने गेम्स ऑफ स्किल को प्रोटेक्शन दी थी। हाँ, यहीं पर एक बड़ा लीगल चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई पुराने फैसलों में, जैसे आरएमडी चामरबाग वाला मामले में या केआर लक्ष्मणन मामले में, गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस के बीच फर्क किया था। कोर्ट ने कहा था कि गेम्स ऑफ स्किल को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(g) अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो नागरिकों को कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करने का अधिकार देता है। तो ये नया बिल तो सीधे सीधे उन फैसलों के खिलाफ जा रहा है ना? बिल्कुल, ये बिल स्किल और चांस के डिस्टिंक्शन को खत्म कर रहा है। जहां तक मनी गेम्स का सवाल है, तो ये पूरी तरह संभव है कि इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। गेमिंग कंपनीज और इंडस्ट्री एसोसिएशंस जरूर इसे आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन बताकर चुनौती देंगे और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ का भी हवाला दिया जा सकता है। तो मतलब ये मामला भी और लंबा खिंचेगा, कोर्ट में जाएगा, फिर वहां बहस होगी। पूरी संभावना है। ये देखना होगा कि कोर्ट इस नए कानून को किस नजरिए से देखता है। क्या वो अपने पुराने फैसलों पर कायम रहता है या फिर सरकार के तर्क को कि ऑनलाइन वर्ल्ड में स्किल और चांस का भेद करना मुश्किल है और सोशल हार्म को रोकने के लिए बैन जरूरी है, उसे स्वीकार करता है। ये एक लैंडमार्क केस बन सकता है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, 3.8 बिलियन की इंडस्ट्री और लाखों जॉब्स, इसका क्या होगा? क्या ये इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो जाएगी? देखिए, पूरी तरह खत्म शायद ना हो। ई स्पोर्ट्स वाला हिस्सा तो रेगुलेटेड तरीके से चलेगा, लेकिन जो मनी गेमिंग वाला हिस्सा है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कई कंपनियां बंद हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट रुक सकता है और जो जॉब्स हैं वो खतरे में आ सकती हैं। सरकार शायद ये उम्मीद कर रही है कि ये कंपनियां अपना बिजनेस मॉडल बदलें और नॉन मनी गेमिंग या ई स्पोर्ट्स पर फोकस करें, पर ये ट्रांजिशन कितना स्मूथ होगा कहना मुश्किल है। और इम्प्लीमेंटेशन, इसे लागू करना कितना मुश्किल होगा? इंटरनेट पर तो चीजें कंट्रोल करना वैसे ही चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरनेट की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती। भारत में बैन साइट्स को लोग वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकते हैं। फॉरेन ऑपरेटर्स भारत में ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के सामने इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्हें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा, आईएसपीज के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, पेमेंट गेटवेज को मॉनिटर करना होगा। यह आसान काम नहीं है। सही बात है। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके लीगल, इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लीकेशंस काफी गहरे हैं। इस पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जुडिशरी की तरफ। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया है। पहले के ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया है ना? हाँ, ये मामला भी काफी समय से चल रहा था। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (RWAs) के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता है स्ट्रे डॉग्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पर निर्देश दिए थे, लेकिन अब उनमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव हैं? पहले क्या था और अब क्या है? पहले के कुछ आदेशों में, या जो जनरल प्रैक्टिस थी कई जगहों पर, वो ये थी कि अगर कुत्तों से परेशानी है तो उन्हें कैप्चर करके परमानेंट कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाए, मतलब हमेशा के लिए कहीं बंद कर दिया जाए, शेल्टर्स में या कहीं और। लेकिन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे थे। और अब कोर्ट ने क्या कहा है? ये इलाके में छोड़ दो जहां से पकड़ा था। अच्छा, तो उन्हें परमानेंटली कन्फाइन नहीं करना है, बल्कि स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करके वापस छोड़ना है। एग्जैक्टली। कोर्ट का मानना है कि ये ज्यादा ह्यूमेन और साइंटिफिक तरीका है स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को मैनेज करने का और रेबीज के खतरे को कम करने का। परमानेंट कन्फाइनमेंट में बहुत सारे कुत्तों को रखना प्रैक्टिकल भी नहीं है और शायद एथिकल भी नहीं। लेकिन अगर कोई कुत्ता खतरनाक हो या उसे रेबीज हो गया हो, तब क्या? उन्हें भी वापस छोड़ देंगे? नहीं,
कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है सिर्फ ऐसे कुत्ते जो इनक्योरेबली इल हैं या मॉर्टली वुंडेड हैं या फिर रेबीज यानी रैबीज संक्रमित हैं या जिन्हें एक्सपर्ट्स द्वारा फरोशियस यानी खतरनाक या आक्रामक माना गया है, सिर्फ उन्हें ही पकड़ने के बाद यूथनाइज किया जा सकता है या फिर परमानेंट शेल्टर्स में रखा जा सकता है। सामान्य कुत्तों पर TNVR मॉडल ही लागू होगा। समझ गया। तो TNVR अब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होगी। इसमें एक और बात थी फीडिंग को लेकर। पब्लिक प्लेसेस में खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है। हाँ, ये एक और अहम पॉइंट है इस आदेश का। कोर्ट ने कहा है कि आम पब्लिक प्लेसेस, स्ट्रीट्स, पार्क्स वगैरह में स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने पर पाबंदी होगी। इससे अक्सर गंदगी फैलती है और कुत्तों का जमावड़ा लगने से लोगों को परेशानी भी होती है। तो फिर जो लोग कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं वो क्या करेंगे? उसके लिए कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, नगर निगमों को निर्देश दिया है। उन्हें हर वार्ड में कुछ डेडिकेटेड फीडिंग एरियाज आइडेंटिफाई और डेजिग्नेट करने होंगे। ये ऐसी जगह होंगी जहां लोग जाकर कुत्तों को खाना खिला सकते हैं बिना किसी और को परेशानी दिए। इन जगहों की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी नगर निगम की होगी। डेडिकेटेड फीडिंग एरियाज, ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरा फैसला एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है ना, एनिमल वेलफेयर और ह्यूमन सेफ्टी कन्वीनियंस के बीच। ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव पशु संघर्ष को मैनेज करने का एक प्रयास है। न तो कुत्तों को बेवजह हटाया जाए, न ही इंसानों को परेशानी हो। TNVR से पॉपुलेशन कंट्रोल और रेबीज प्रिवेंशन होगा और डेडिकेटेड फीडिंग एरिया से फीडिंग का मुद्दा एड्रेस होगा। लेकिन इसकी सक्सेस किस बात पे डिपेंड करेगी? बॉडीज की एफिशिएंसी और कमिटमेंट पर निर्भर करेगी। क्या वो सही से TNVR प्रोग्राम चला पाते हैं? क्या वो डेडिकेटेड फीडिंग एरियाज बना पाते हैं और उन्हें मेंटेन कर पाते हैं? क्या वो पब्लिक अवेयरनेस फैला पाते हैं? अगर ये सब ठीक से हुआ तभी इस आदेश का असल मकसद पूरा हो पाएगा। इसमें सिटीजन कॉपरेशन भी बहुत जरूरी होगा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक चैलेंज रहता है। उम्मीद करते हैं कि नगर निगम इसे गंभीरता से लेंगे। उम्मीद तो यही है। ये लाखों लोगों और लाखों जानवरों से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। चलिए अब जरा इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा की बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, संसद परिसर में एक सिक्योरिटी ब्रीच की खबर आई है। कोई व्यक्ति दीवार फांदकर अंदर घुस गया। हाँ, ये एक चिंताजनक घटना है। हालांकि खबरों के मुताबिक उस व्यक्ति को सिक्योरिटी पर्सनल ने काफी जल्दी पकड़ लिया, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर किसी का इस तरह दीवार फांदकर अंदर घुस जाना, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। हाँ, मतलब ये कैसे हो गया? इतनी सिक्योरिटी होती है वहाँ तो? देखिए, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी मल्टी लेयर्ड होती है। दिल्ली पुलिस, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, CRPF, कई एजेंसीज मिलकर काम करती हैं। लेकिन ये घटना पेरीमीटर सिक्योरिटी यानी बाहरी घेरे की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक की ओर इशारा करती है। वो व्यक्ति दीवार फांदने में कामयाब कैसे हुआ? क्या अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा था या रिस्पॉन्स टाइम में देरी हुई? इन सब सवालों की जांच करनी होगी। और ये घटना हमें पुरानी घटनाओं की याद दिलाती है ना? बिल्कुल। सबसे पहले तो 2001 का आतंकी हमला याद आता है जो पार्लियामेंट पर हुआ था, और अभी हाल ही में 2023 में 2 लोग विजिटर गैलरी से कूदकर लोकसभा चेंबर में घुस गए थे और स्मोक कैनिस्टर्स छोड़े थे। हाँ, वो तो बहुत शॉकिंग था। तो क्या ये माना जाए कि सिक्योरिटी मेजर्स पर्याप्त नहीं है? ये कहना शायद जल्दबाजी होगी कि पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सुरक्षा ढांचा को लगातार रिव्यू और अपग्रेड करने की जरूरत है। थ्रेट्स बदलते रहते हैं। अब सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप्स का खतरा नहीं है, बल्कि लोन वुल्फ थ्रेट्स, अकेले हमलावर के खतरे का भी खतरा है, या फिर इस तरह के अटेंशन सीकिंग घुसपैठ का। सिक्योरिटी सिस्टम को इन सब सिनारियोज के लिए तैयार रहना होगा। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, इंटेलिजेंस गैदरिंग और पर्सनल की ट्रेनिंग, इन सब पर लगातार ध्यान देना होगा। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी तो इमीडिएट रिस्पांस यही होगा कि एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई जाए जो पता लगाए कि चूक कहाँ हुई और किसकी जिम्मेदारी थी। उसके आधार पर फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और कड़ा किया जाएगा। पेरीमीटर सिक्योरिटी को शायद और मजबूत किया जाए, सर्वेलेंस बढ़ाई जाए। ये जरूरी भी है। पार्लियामेंट सिर्फ एक इमारत नहीं है, वो हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है। उसकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब रुख करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की ओर। खबर है कि US ने इंडिया पर भारी टैरिफ्स लगा दिए 50% तक। ये क्यों हुआ? हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया US रिलेशंस में।
यूएस प्रशासन ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ्स बढ़ाने का ऐलान किया है। कुछ मामलों में ये बढ़ोतरी 50% तक है और इसकी वजह बताई जा रही है भारत का रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना जारी रखना। अच्छा, तो ये रशिया यूक्रेन वॉर और उसके बाद जो ऑयल पॉलिटिक्स चल रही है उसका नतीजा है? बिल्कुल। जब से यूक्रेन पर हमला हुआ, वेस्टर्न देशों ने, खासकर यूएस और ईयू ने रशिया पर कई तरह के सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें उसके ऑयल एक्सपोर्ट को कम करना भी शामिल है। उन्होंने G7 देशों ने मिलकर एक प्राइस कैप भी लगाया था रशियन ऑयल पर। लेकिन भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित और एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा का हवाला देते हुए रशिया से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि बढ़ाया भी। हाँ, भारत का स्टैंड तो यही रहा है कि हमें अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है और जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन यूएस इस बात से खुश नहीं है। उनका मानना है कि भारत के ऐसा करने से रशिया को इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है और सैंक्शंस का असर कम हो रहा है। ये टैरिफ्स एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है कि वो रशियन ऑयल खरीदना कम करे या बंद कर दे। पर 50% टैरिफ, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? असर काफी गंभीर हो सकता है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जिनके प्रोडक्ट्स पर ये टैरिफ लगाए गए हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किन किन स्पेसिफिक आइटम्स पर टैरिफ लगा है, लेकिन खबरों में लेदर, चमड़ा, टेक्सटाइल्स, कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स का जिक्र आ रहा है। ये वो सेक्टर्स हैं जो यूएस मार्केट पर काफी निर्भर करते हैं। तो मतलब इन सेक्टर्स का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा यूएस में और डिमांड कम हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। टैरिफ लगने से भारतीय सामान यूएस में महंगा हो जाएगा, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। अमेरिकी इंपोर्टर्स शायद दूसरे देशों से सामान मंगाना शुरू कर दें। इससे भारत के एक्सपोर्ट्स में गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा असर इन इंडस्ट्रीज और उनमें काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा। और ब्रॉडर इकोनॉमी पर क्या असर दिख रहा है? इसके कुछ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स को कुछ एनालिस्ट ने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, खासकर एक्सपोर्ट रिलायंट कंपनीज की, उन पर दबाव देखने को मिल सकता है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं, वो भी थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। पिछले कुछ समय से एफआईआईज भारतीय स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, यानी नेट सेलर्स बने हुए हैं। एफआईआईज का पैसा निकालना तो मार्केट सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये रुपए पर भी दबाव डाल सकता है और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये टैरिफ सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, इनका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे जियो इकोनॉमिक्स, भू अर्थशास्त्र काम करता है, जहां इकोनॉमिक टूल्स का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है। जियो इकोनॉमिक्स, हाँ, ये टर्म आजकल काफी सुनने में आ रहा है। मतलब इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स का गठजोड़। सही। दुनिया अब सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं चलती, इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल भी एक हथियार की तरह हो रहा है। सैंक्शंस, टैरिफ्स, ट्रेड वॉर्स, ये सब जियो इकोनॉमिक्स के ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी माहौल में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को में थे और उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर, रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात की। वहां उन्होंने भारत के स्टैंड को डिफेंड भी किया है। हाँ, उनकी ये मुलाकात काफी अहम थी, खासकर यूएस टैरिफ्स के बैकड्रॉप में। उन्होंने मॉस्को में एक पब्लिक स्टेटमेंट में भारत की पोजीशन को बहुत मजबूती से रखा। उन्होंने साफ कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए प्रतिबद्ध है और जहां से उसे कंपेटिटिव दाम पर ऊर्जा मिलेगी वो लेगा। और उन्होंने रशियन ऑयल खरीदने पर क्या कहा? क्या भारत सबसे बड़ा खरीदार है? नहीं, उन्होंने इसी बात को काउंटर किया। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि भारत रशियन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि चाइना भारत से कई ज्यादा तेल रशिया से खरीद रहा है और अगर एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें तो उसका सबसे बड़ा खरीदार तो यूरोपियन यूनियन खुद है। अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से आईना दिखाया कि सिर्फ भारत को टारगेट करना ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। उन्होंने यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज की इनकंसिस्टेंसी पर सवाल उठाया। उनका मैसेज साफ था, अगर आप खुद रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं या दूसरे बड़े खरीदारों को कुछ नहीं कह रहे, तो सिर्फ भारत पर दबाव बनाना कहां तक जायज है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और वो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के हिसाब से फैसले लेगा। ये तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट है।
ये भारत के मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि भारत किसी एक गुट या पावर ब्लॉक से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वो अपने हितों के हिसाब से सभी मेजर पावर्स के साथ एंगेज करता है, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो, यूरोप हो या कोई और। तो मतलब भारत न तो पूरी तरह यूएस के साथ है, न पूरी तरह रशिया के साथ। वो अपना रास्ता खुद तय कर रहा है। बिल्कुल, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का असर्शन है। जयशंकर का बयान दिखाता है कि भारत वैश्विक दबाव के बावजूद अपने हितों को प्राथमिकता देने से हिचकिचाएगा नहीं। ये दिखाता है कि भारत अब एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ डील करना चाहता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि यूएस इस पर कैसे रिएक्ट करता है और ये इंडिया यूएस रिलेशंस को आगे कैसे शेप करता है। हाँ, ये एक डायनामिक सिचुएशन है। डिप्लोमेसी चलती रहेगी। भारत को यूएस के साथ अपने रिश्तों को भी मैनेज करना है और रशिया के साथ अपने ट्रेडिशनल टाइज को भी बनाए रखना है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। चलिए अब आखिर में बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री ने बिहार और पश्चिम बंगाल में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने हाल ही में बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया और वहां कुल मिलाकर 18,200 करोड़ रुपए 18,200 करोड़ रुपीस से ज्यादा की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। 18,200 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं ये? इसमें अलग अलग सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर है, जैसे बिहार में गंगा नदी पर ओंटा से मारिया के बीच एक नया 6 लेन ब्रिज बनाने का शिलान्यास किया गया है। यह नॉर्थ और साउथ बिहार को जोड़ने में मदद करेगा। गंगा पर नया ब्रिज, हाँ, कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। और क्या है बिहार में? बिहार में ही बक्सर थर्मल पावर प्लांट, बक्सर थर्मल पावर प्लांट के फेज 1 का उद्घाटन किया गया है। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक बड़ा कदम है। कैंसर हॉस्पिटल, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिहार जैसे राज्य में इसकी बहुत जरूरत थी। और वेस्ट बंगाल में क्या प्रोजेक्ट्स हैं? वेस्ट बंगाल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। कोलकाता मेट्रो के जोका एस्प्लेनेड कॉरिडोर के एक हिस्से का उद्घाटन हुआ है, जिससे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा। इसके अलावा NH-116 पर कोना एक्सप्रेसवे को 6 लेन बनाने का काम शुरू किया गया है। ये कोलकाता और हाल्दिया पोर्ट के बीच कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। और भी कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं रोड, रेल और एनर्जी सेक्टर्स में। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है इन दोनों राज्यों में। इसका मकसद क्या है? मकसद तो जाहिर है, रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, कनेक्टिविटी, संपर्क बेहतर करना और लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बूस्ट मिलता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं। और इसका कोई पॉलिटिकल डायमेंशन भी है? ये दोनों राज्य पॉलिटिकली काफी सिग्निफिकेंट है। हाँ, पॉलिटिकल डायमेंशन तो होता ही है ऐसे बड़े अनाउंसमेंट्स का। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पॉलिटिकल इक्वेशंस अलग-अलग रही हैं। इन परियोजनाओं के जरिए केंद्र सरकार इन राज्यों में अपने डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करना चाहती है। इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए भी ऐसे कदमों को देखा जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये प्रोजेक्ट्स टाइम पर और सही क्वालिटी के साथ पूरे होते हैं तो फायदा तो वहां के लोगों का ही होगा। सही बात है। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए। उम्मीद है प्रोजेक्ट जल्द पूरे होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही करनी चाहिए। एग्जीक्यूशन इज की। बिल्कुल। तो ये थी आज के कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण। अब वक्त है आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहराने का। हाँ, तो आज के की टेकअवेज क्या रहे? सबसे पहले, पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कम प्रोडक्टिविटी के साथ खत्म हुआ। लोकसभा में सिर्फ 30.6% और राज्यसभा में 38.88% काम हुआ। हंगामे के कारण विधायी कामकाज प्रभावित हुआ। दूसरा, सरकार ने द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया। ये ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगा, लेकिन स्किल या चांस आधारित सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगाएगा। इसके लिए एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स पर अपने पुराने आदेश को मॉडिफाई करते हुए TNVR ट्रैप न्यूटर वैक्सीनेट रिलीज मॉडल पर जोर दिया है। पब्लिक प्लेसेस में फीडिंग पर बैन लगाया गया है और डेडिकेटेड फीडिंग एरियाज बनाने का निर्देश दिया है। चौथा, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स संसद परिसर में एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जिससे पेरीमीटर सिक्योरिटी पर सवाल उठे हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लगातार अपग्रेड करने की जरूरत है। पांचवां,
यूएस ने भारत पर रशिया से रियायती तेल खरीदने के चलते भारी टैरिफ्स लगाए हैं, 50% तक। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे लेदर, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी पर पड़ रहा है। एफआईआईज भी पैसा निकाल रहे हैं। छठा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में भारत की मल्टी अलाइनमेंट, बहुसंरेखण पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेगा और रशियन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है, भारत नहीं। और साफा प्रधानमंत्री ने बिहार और वेस्ट बंगाल में 18,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और हेल्थ सेक्टर के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये रीजनल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को बूस्ट देने का प्रयास है। बिल्कुल, ये थे आज के मुख्य बिंदु। और इन सब बातों को देखते हुए एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या भारत की संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो या हमारी सिक्योरिटी अपैरेटस हो, वो आज के दौर में बढ़ते हुए आंतरिक और बाहरी दबावों को झेलने और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत और रेजिलिएंट है? खासकर तब जब भारत तेजी से विकास करने और ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी भूमिका निभाने की एस्पिरेशन रखता है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको, खासकर फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स को सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ और अडेप्टेबिलिटी, ये किसी भी देश के भविष्य के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। हाँ, देखिए, यूपीएससी की तैयारी एक लंबी यात्रा है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है, और इस मैराथन में हर दिन मायने रखता है। आज की ये खबरें, ये विश्लेषण, ये सब आपको धीरे धीरे वो एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड, प्रशासनिक सोच, वो एनालिटिकल एबिलिटी बनाने में मदद करते हैं, जिसकी इस देश को, इसके प्रशासन को जरूरत है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बिल्कुल। हर रोज थोड़ा थोड़ा समझना, कनेक्ट करना, एनालाइज करना ही आपको मजबूत बनाएगा। और मेरी सलाह है कि इस चर्चा को अगर जरूरत लगे तो एक बार फिर से सुने। कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, लिंकेजेस बेहतर समझ आएंगे। ये जानकारी ना सिर्फ आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, बल्कि आपके जीवन में एक जागरूक नागरिक बनने में भी काम आएगी। सही कहा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिस ना करें। और हाँ, अगर आप हमारे सभी वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 299 रुपए में चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म में इस चैनल को सस्टेनेबल बना सकें, तो आप सुपर थैंक्स फीचर का भी उपयोग कर सकते हैं। आपके छोटे से कंट्रीब्यूशन से हमें बहुत मदद मिलती है। आपके सहयोग के लिए हम आभारी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार। नमस्कार।